हेलो दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक भूगोल। ठीक है, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 35 डेज क्रैक डे में, क्रैक ARO और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे आपकी सफलता के चांसेस और ज़्यादा बढ़ें। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो हिंद महासागर के शीर्ष पर तीनों ओर समुद्र से घिरा है। भारत जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है जो हिंद महासागर के शीर्ष तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। भारत 8 डिग्री 4 चैनल से 37 डिग्री 6 चैनल उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्रकोल, जो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का 30% क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में समाहित है। 30% कहाँ पे? राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%, कितना है? 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% कवर करती है। ठीक है। समुद्र तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1,600 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। किसकी सबसे छोटी है? गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा सीधा सीधा। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य, देश सीमा पर स्थित भारतीय राज्य। पाकिस्तान सीमा पर स्थित भारतीय राज्य गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। चीन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेपाल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से जो लगे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत जो है पीओके वाला हिस्सा। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद का सीमांत क्षेत्र है। भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत तट से 200 समुद्री मील की दूरी शामिल है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों 8 को छूती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। 10 डिग्री चैनल नॉर्थ
10 डिग्री चैनल नॉर्थ छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। कोको स्टेट कोको द्वीप समूह म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य है। कौन? कोको स्टेट जो है कोको द्वीप समूह म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य है। आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। पवन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है। रामेश्वरम पवन द्वीप पर स्थित है। पवन चैनल भारत को रामेश्वरम से अलग करता है। पंबन, ये क्या है? पंबन द्वीप है। आदम ब्रिज का हिस्सा है पंबन द्वीप और रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। रामेश्वरम कहाँ पर है? पंबन द्वीप पर स्थित है। पनबन द्वीप पनबन चैनल भारत को रामेश्वर से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य है। विभाजक और विभाजित क्षेत्र 8 डिग्री चैनल पर कौन विभाजित क्षेत्र है? मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल पर कावारती और मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल पर अंडमान निकोबार। ग्रैंड चैनल इंडोनेशिया व भारत। पाक खाड़ी भारत व श्रीलंका। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार। भारतीय भू आकृति भारत के क्षेत्रफल का 11% भाग पर्वतीय, 18% पहाड़ी, 28% पठारी, 43% मैदानी है। भू आकृतिक विज्ञान के आधार पर भारत को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमाचल की उत्पत्ति का हिमालय की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। यह विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां कभी टेथिस नामक समुद्र था। जहां पे आज हिमालय पहाड़ है वहां पे टेथिस नामक समुद्र था। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत कारकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं जिनका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। K2 या गाइडविन ऑस्टिन 8611 मीटर कारकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। K2 कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? कारकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के महाखंड से पूर्व नामचा वारवा तक 2400 किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। वृहद हिमालय और आंतरिक हिमालय ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ये औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इस श्रेणी में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट या सागर माता इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अन्य चोटियां कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नांगा पर्वत, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। उत्तराखंड की नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। भारत में हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। इस श्रेणी में भारत के प्रमुख दर्रे सम्मिलित हैं। इनमें शिपकला, बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में, बुर्जिल एवं जोजिला कश्मीर, नीतीला, लिपुलेखला, थागला उत्तराखंड, जैपला और नाथुला सिक्किम स्थित है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य है। नेपाल हिमालय काली तथा तिस्ता के मध्य है। पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज के मध्य है। असम हिमालय तिस्ता एवं दिहांग के मध्य है। लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। पीर पांजल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत आदि श्रेणियां इसी लघु हिमालय में है। कश्मीर, काठमांडू, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां इस श्रेणी में है अर्थात मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल शिमला, मसूरी, नैनीताल, जकार्ता, रानीखेत, दार्जिलिंग इसी श्रेणी में है। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग यथा सोनमर्ग, गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुगियाल,
पायार कहा जाता है। ये अल्पाइन वनों की चारागाह भूमि है। इसमें पीर पांजल एवं बनिहाल दर्रे प्रमुख हैं। कौन कौन से पीर पांजल एवं बनिहाल दर्रे प्रमुख हैं? शिवालिक या बाह्य हिमालय, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इसमें मट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून यानी कि देहरादून तथा पूर्व में द्वार हरिद्वार कहते हैं। इसके पश्चात भारत के विशाल मैदान की शुरुआत होती है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। जास्कर और लद्दाख श्रेणी कश्मीर में जिनके बीच सिंधु नदी बहती है, जो लद्दाख श्रेणी को बूंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज 5200 मीटर गहरी का निर्माण करती है। जम्मू कश्मीर में पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल श्रेणी, धौलाधर है। पटकाई बूम, लुशाई, गौरा, खासी, जयंतिया, बैरल, मिक्किर पर्वत श्रेणी मेघालय पूर्वोत्तर राज्य में है। हिमालय पर्वत श्रेणी के प्रमुख हिमनद हिमनद संबंधित क्षेत्र सियाचिन, काराकोरम क्षेत्र, हिस्पर, काराकोरम क्षेत्र, बाल्टारो, काराकोरम क्षेत्र, रोंगबुक, कंचनजंगा क्षेत्र, गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम क्षेत्र, गंगोत्री, कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र, मिलान कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र, सतोपंत, कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र, सोनापानी पीर पांजाल क्षेत्र, बारासिंगरी पीर पांजाल क्षेत्र। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन केटू। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में है। पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बट्टा। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक। पूर्वांचल हिमालय की सर्वोच्च चोटी सारामती। प्रायद्वीपीय पर्वत भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित हैं। अरावली पर्वत, इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है, जो दिल्ली से अहमदाबाद तक फैली है। यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है जो उत्तर पश्चिम में है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है। पीपली घाट दर्रा इसी पर्वत में स्थित है। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियां हैं। अमरकंटक मैकले पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, जहां से सोन एवं नर्मदा नदी निकलती है। फिर क्या आ जाता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाग पहाड़ियों का समूह है, जो उत्तर को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा की दयार घाटी की खड़ी ढाल मात्र है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व की ओर न बहकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इन दोनों नदियों का दरार घाटी में बहना इसका कारण है। पश्चिमी घाट या सह्याद्री श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत का फैलाव ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबई 1646 मीटर है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1892 मीटर है। इस श्रेणी में 4 प्रमुख दर्रे हैं। थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट यह केरल में है, जो दक्षिण भारत के 2 शहर कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। सेनकोटा दर्रा त्रिवेंद्रपुरम एवं मुद्देर को जोड़ता है। कौन कौन से 4 प्रमुख दर्रे हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा दर्रा। पश्चिमी घाट पर्वत पर ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी का गैरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात है। गैरसोपा को और क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। पूर्वी घाट पर्वत, इसका विस्तार ओडिशा से तमिलनाडु तक है और यह श्रेणी लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम 1680 मीटर है। इसे अरोया कोंडा चोटी के नाम से भी जाना जाता है। ये ओडिशा में है। इसका दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। पूर्वी घाट में कई अलग अलग पहाड़ियां हैं, जैसे जावादी, शेवरॉय, नल्लामलाई आदि। फिर आ जाता है नीलगिरी पर्वत।
नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट की मिलन स्थली हैं। किसकी मिलन स्थली है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोटा बेटा 26-23 मीटर है, जो दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी अन्नाईमुडी 26-95 मीटर है, जो अन्नामलाई की चोटी है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियां हैं केरल में। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में पालनी पहाड़ी पर प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान कोडाई कनाल तमिलनाडु स्थित है, जबकि ऊटी उटक मंडलम नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। शेवरॉय पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। अन्नाईमुडी तीन पहाड़ियां इलायची अन्नामलाई पालनी का केंद्र बिंदु है। आंतरिक पहाड़ियों में सतपुड़ा पर्वतमाला प्रमुख है। यह सतपुड़ा पहाड़ी महादेव पहाड़ी तथा मैकले पहाड़ी का समूह है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल हिल स्टेशन पंचमढ़ी धूपगढ़ के पास ही अवस्थित है। दर्रे कौन कौन से और राज्य है? कारकोरम दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। बलिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दो दर्रे हैं, कारकोरम और बलिहाल। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। बारालालचा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी दो हैं, रोहतांग और बारालालचा। लिपुलेक उत्तराखंड। तुर्ज तुजू मणिपुर। भारत के प्रमुख शिखर चोटी कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल तिब्बत के बीच। ऊंचाई है सबसे ज़्यादा 8,848। ठीक है। फिर माउंट केटू भारत का सर्वोच्च 8,611। कंचनजंगा नेपाल भारत 8,598। धौलागिरी नेपाल में। नागा पर्वत भारत। अन्नपूर्णा नेपाल में। नंदा देवी भारत। माउंट कॉमेट भारत में। सबसे छोटी प्रमुख चोटी जो है भारत में माउंट कैमेट 7,756। भारत की विभिन्न घाटी मारखा घाटी नुब्रा घाटी। सुरु घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। धर्मा घाटी जौहर घाटी टोंस घाटी फूलों की घाटी उत्तराखंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। अशोक घाटी आंध्र प्रदेश। यमथुंग घाटी सिक्किम। नयौरा घाटी पश्चिम बंगाल। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं पठार की। अब क्या बात करते हैं? पठार। यह भूभाग उत्तर में गंगा सतलज मैदान से तथा शेष तीन दिशाओं में समुद्र से घिरा है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा इस पठार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटती है। उत्तर में मालवा का पठार तथा दक्षिण में दक्कन का पठार। कौन कौन सा? दक्षिण में दक्कन का पठार और उत्तर में मालवा का पठार। ठीक। फिर दक्कन का पठार क्रिस्टेशियस इयोसीन में लावा निकलने से निर्मित होता है। यह भारत का प्राचीनतम भूभाग है। दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, जो कपास की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? कपास की कृषि के लिए। गोदावरी नदी इसे दो भागों में बांटती है, तेलंगाना और कर्नाटक पठार। इसकी उत्तरी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। उत्तरी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में राज्य में है। ये लावा निर्मित पठार है। मालवा का पठार कहाँ पे है? मैं मालवा का पठार और मध्य प्रदेश। ये क्या काम करता है? लावा निर्मित करता है। बुंदेलखंड का पठार मालवा पठार के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है, जिसका सबसे बड़ा भाग रांची का पठार है। यहाँ खनिजों की पर्याप्तता है। जो बुंदेलखंड का पठार है वो मालवा पठार जो है उसके उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि थोड़ा सा उत्तर और पूर्व में स्थित है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का पठार है। छोटे नागपुर का सबसे बड़ा भाग रांची का पठार है। यहाँ खनिजों की पर्याप्तता है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जिसकी संरचना छोटा नागपुर के पठार से मिलती है। ये राजमहल गैप द्वारा मुख्य प्रायद्वीपीय भाग से अलग है। फिर आ जाते हैं हमारे मैदान।
उत्तरी मैदान की अवस्थिति हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच है। यह नवीनतम भौतिक प्रदेश है जिसका निर्माण हिमालय के बाद हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियां जैसे सोन, चंबल आदि के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा होने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। मिट्टी की विशेषता के आधार पर इस मैदान को मुख्यतः 4 भागों में भाबर, तराई, बांगर, खादर में बांटा गया है। भाबर प्रदेश भाबर प्रदेश इसका निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई बजरी यानी कि कंकड़ पत्थर के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। इसका विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता के बीच है जहां नदियां लुप्त हो जाती हैं। तराई प्रदेश इसका विस्तार भाबर प्रदेश के ठीक दक्षिण में है। यह निम्न समतल मैदान है जहां नदियों का पानी बहकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। यह जैव विविधता का विशाल भंडार है। बांगर प्रदेश यह नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। गंगा यमुना का दोआब एवं सतलज का मैदान इसका उदाहरण है। फिर खादर प्रदेश यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना है। इसकी उर्वरा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तक है। इसे पुनः 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसकी चौड़ाई गुजरात में नर्मदा एवं ताप्ती के मुहाने के समीप 80 किलोमीटर है। पश्चिमी तट मालाबार पर कुछ पश्च जल यानी कि बैक वाटर पाए जाते हैं जिन्हें केरल में कायाल कहते हैं। उदाहरण के लिए बेम्बनाद और अष्टमुडी। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और समुद्री तट के बीच स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है जिसका कारण गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी जैसी नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण करना है। तमिलनाडु का पूर्वी तट कोरोमंडल तट कहलाता है जबकि गोदावरी और महानदी के बीच का पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार के। पश्चिमी तट पर कोंकण, दमन तथा गोवा के बीच मालाबार तट केरल प्रमुख है। पश्चिमी तट पर जो है कोंकण और मालाबार तट है। कोंकण तट कहाँ पे? दमन और गोवा के बीच है और मालाबार तट केरल केरल में पड़ता है। ये दोनों प्रमुख हैं पश्चिमी तट पर। पुलिकट एक वलयाकार प्रवाल झील कह रहा हूँ। पुलिकट एक वलयाकार प्रवाल झील है जो श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा समुद्र से अलग है। फिर आ जाता है द्वीप समूह। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है जिनमें 204 बंगाल की खाड़ी में तथा शेष 43 अरब सागर तथा मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में एवं दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट धूलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन इसी द्वीप समूह में है। नारकोडम नामक सुषुप्त ज्वालामुखी भी इसी में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के निकट है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप अरब सागरीय द्वीपों की तुलना में अधिक बड़े हैं। अंडमान एवं निकोबार को हिमालय पर्वत श्रेणी का निम्नलिखित भाग माना जाता है। लक्षद्वीप समूह यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस समूह में कुल 36 द्वीप हैं। ये सभी प्रवाल भित्ति द्वारा बने द्वीप हैं। इसमें 3 मुख्य हैं। लक्षद्वीप उत्तर में, मिनिकॉय दक्षिण में, कावारती मध्य में। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अन्य द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप प्रवाल निर्मित है। यह द्वीप पुलिकट झील के अग्रभाग में नेल्लौर के निकट स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। न्यूमूर द्वीप यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर अवस्थित है, हुगली के निकट। यह भारत और बांग्लादेश का विवादित क्षेत्र है। इसके बाद आ जाता है हमारा अपवाह तंत्र। एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। इस प्रकार कई जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इसका संबंध नदियों की उत्पत्ति तथा समय के साथ उनके विकास से है। उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हिमालयी अपवाह तंत्र
हिमालयी नदियां वर्ष भर जल से परिपूर्ण होती हैं क्योंकि इनका स्रोत ग्लेशियर से जुड़ा होता है। हिमालयी नदियां प्राय अधिक लंबी होती हैं और स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटियों एवं गॉर्ज का निर्माण करती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली ज्यादातर नदियां पूर्ववर्ती हैं। इसकी कुछ प्रमुख नदियां निम्न हैं। सिंधु नदी, इसका उद्गम स्रोत तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित सनोखाब हिमनद है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। सिंधु नदी चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी मुख्य धारा से मिठानकोट के पास मिलती हैं। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है और शीपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियां। शायोक, गिलगित, हुंजा, शिगार, द्रास आदि। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, बैरीनाग के निकट शेषनाग झील कश्मीर, लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। चेनाब, बारालालचला दर्रा, लाहौल स्पीति 1180। रावी, बेंगहल बेसिन 725। व्यास, रोहतांग दर्रे के समीप 470। सतलज, मानसरोवर झील के पास स्थित राकसताल झील 1500 भारत में। गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यह गंगा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो संयुक्त धारा का नाम गंगा हो जाता है। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियां हैं। बेतवा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बेतवा कैसे बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, से मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में से मेघना नामक एक प्रमुख वितरिका निकलती है। श्रीपा नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। श्रीपा विंध्याचल श्रेणी धार जिले से निकलती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जो तिब्बत में मुख्य धारा अरुण के नाम से मिलती है। देवप्रयाग भगीरथी अलकनंदा। रुद्रप्रयाग मिलती है मंदाकिनी अलकनंदा। कर्णप्रयाग मिलती है पिंडार और अलकनंदा। विष्णुप्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा। गंगा व उसकी सहायक नदियां। गंगा नदी की उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर, लंबाई 25 किलोमीटर 2525। यमुना यमुनोत्री हिमानी, संगम मोहाना प्रयाग में गंगा 1375। चंबल मध्य प्रदेश में महू के समीप स्थित जाना पफ पहाड़ी यमुना नदी। रामगंगा गढ़वाल क्षेत्र गंगा नदी। घाघरा मानसरोवर के दक्षिण में घुर्ल मंडोता तिब्बत में है गंगा नदी, इसका संगम है। गंडक नेपाल तिब्बत सीमा सेम सभी में गंगा नदी है। कोसी भी सिक्किम नेपाल तिब्बत हिमालय। बेतवा विंध्याचल पर्वत यमुना नदी में जाकर मिलती है और सोन अमरकंटक की पहाड़ियां गंगा नदी में जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी मानसरोवर झील के तिब्बत के पास स्थित चोमायुंगदुंग चोमायुंगदुग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो एवं भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है। तिब्बत से निकलती है, इसका नाम क्या है वहां पे? सांगपो। और जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम पड़ जाता है। पासीघाट के निकट दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित के लोहित के मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ओसोम असोम में इसे ब्रह्मपुत्र, ये असम होगा, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां
कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, लोहित आदि हैं। ब्रह्मपुत्र जल की मात्रा के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी है तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। जल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, इनमें से लगभग सभी नदियां मौसमी होती हैं अर्थात बारिश पर निर्भर करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अनुवर्ती हैं अर्थात ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वी प्रवाह वाली नदियां तथा पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। पूर्वी प्रवाह वाली नदियां, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। इनमें प्रमुख नदियां नीचे सारणी में वर्णित हैं। पूर्वी प्रवाह वाली नदियां, नदी का नाम, उद्गम स्थल, लंबाई, सहायक नदियां। गोदावरी, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, नासिक महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी है। लंबाई कितनी है? 1465। इंद्रावती, पूर्णा, दुधना, मंजरा, प्राणहिता, सबरी, वैनगंगा, पैनगंगा, वृद्धा आदि। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिम घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के निकट। लंबाई कितनी है इसकी? 1401। सहायक नदियां कौन सी है? भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी, कोयाना, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंगवा के पास 858 है। शिवनाथ, हसौदा, मांद, ईव, जोकिंग और तेल। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी 805। हेरिंग, हेमावती, शिशंपा, अमरावती, भवानी, आक्रवती, स्वर्णवती, किबानी आदि। इसके अतिरिक्त स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नामक छोटी नदियां रांची के पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अन्य नदियां जैसे वंशधारा, पेन्नार, पलार, वैगई आदि भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के सीहाव में से निकलती है और ओडिशा के कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु गिरने से पूर्व यह एस्चुरी नहीं बनाती है। फिर आ जाती हैं पश्चिम प्रवाह वाली नदियां। ये पश्चिम की ओर बहती हैं, डेल्टा नहीं बनाती तथा अरब सागर में गिरती हैं। इनके प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? नदी का नाम साबरमती। उद्गम स्थल क्या है? उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जयसमंद झील। सहायक नदी कौन सी है? साबर, हाथमती, सेंदी और वकुल। माही विंध्याचल पर्वत के पश्चिम स्थित मेहद झील से। सहायक नदी इसकी नहीं है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, 1312 लंबाई है। तवा और हिरन इसकी सहायक नदियां हैं। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में 724 लंबाई। पूर्णा, गिरनार, पूंजीहारा, अनेर और बेकर। लूनी अरावली श्रेणी का नाग पहाड़ी से 320 किलोमीटर लंबाई। बाड़ी, सुकड़ी और मिठड़ी। नर्मदा भाड़ा घाट मध्य प्रदेश में धुआंधार नामक झरने कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। नर्मदा और तापी ज्वरंतमुख का निर्माण करती हैं। यह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ताप्ती या तापी को नर्मदा की जुड़वा नदी के रूप में जाना जाता है तथा लूनी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। शरावती नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। यह प्रसिद्ध जोग या गढ़सोपा जलप्रपात बनाती है, जो भारत में सबसे ऊंचा है। नर्मदा एवं ताप्ती अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। अंतःस्थलीय नदियां जो सागर तक नहीं पहुंच पाती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती हैं, वह अंतःस्थलीय नदियां कहलाती हैं। घगर नदी अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है, जो हिमालय की निचली ढालों कालका के समीप निकलती हैं और हनुमानगढ़ राजस्थान में लुप्त हो जाती हैं। ऐसे ही अन्य उदाहरण लूनी, कांतली, सावी, काकनी आदि। फिर आ जाता है क्विक डाइजेस्ट। चिल्का, पेरियार, पुलिकट झीलें लैगून झीलें हैं। वूलर झील मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुई है। भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील देवताल झील है, जो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील नागार्जुन सागर बांध का जलाशय है, जो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के नालकोंडा जिले में है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील स्थित है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर नदी हैदराबाद, मूसी, आगरा, यमुना, अहमदाबाद, साबरमती, बद्रीनाथ, अलकनंदा, कटक, महानदी, कर्नूल, तुंगभद्रा, दिल्ली, यमुना,
डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र, फिरोजपुर, सतलज, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र, श्रीनगर, झेलम, मांडी, व्यास, मैसूर, कावेरी, जबलपुर, नर्मदा, जमशेदपुर, स्वर्णरेखा, कानपुर, गंगा, कोटा, चंबल, कलकत्ता, हुगली, लखनऊ, गोमती, लुधियाना, सतलज, नासिक, गोदावरी, सूरत, तापी, विजयवाड़ा, कृष्णा, मुरादाबाद, रामगंगा, जौनपुर, गोमती, मुद्देर, वैगई। भारत के प्रमुख जलप्रपात ऊंचाई, नदी और राज्य। गढ़सोपा, जोग, 255, शरावती, कर्नाटक, येना, महाराष्ट्र, रकीम कुंड, गाईघाट, बिहार, चचई, 127, बीहड़, मध्य प्रदेश, केवटी, महाना, मध्य प्रदेश, शिवसुंदरम, कावेरी, कर्नाटक, गोकक, कर्नाटक, पूर्ण, स्वर्णरेखा, झारखंड। भारत की प्रमुख झीलें राज्य। वुलर, डल, पोकांग शो, जम्मू कश्मीर, नैनीताल, भीमताल, उत्तराखंड, वेमनाद, कायल, अष्टमुदी, केरल, कोलेरू, पुलिकट, आंध्र प्रदेश। सांबर, पुष्कर, नाकी, राजस्थान, लोनार, महाराष्ट्र, लोकटक झील, मणिपुर राज्य में है, साल्ट लेक, कलकत्ता, चिल्का झील, ओडिशा, सुकाना, चंडीगढ़, परशुराम कुंड, अरुणाचल प्रदेश, निजाम सागर, हैदराबाद, उमियम झील, मेघालय, फुलहर झील, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आ जाता है भारतीय जलवायु। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में कौन सी पाई जाती है? मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु पर अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, उच्च आवास आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है। भारत की जलवायु एवं मौसम में विविधता पाई जाती है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, जिस कारण इसका दक्षिणी भाग उत्तरी भाग में तुलना में अधिक गर्म है। दक्षिण में समुद्र के प्रभाव के कारण सामान्यतः नमी पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर, शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने लगता है तथा वायुदाब घटता जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने लगता है तथा वायुदाब घटता जाता है। इस समय निम्न वायुदाब का केंद्र राजस्थान व नागपुर के पठारी क्षेत्र में बनता है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉवेस्टर एवं बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जो कॉफी की खेती के लिए लाभदायक है। दक्षिणी भारत में इसे आम्रवृष्टि कहते हैं। आम्रवृष्टि कहते हैं। वर्षा ऋतु जून सितंबर में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसूनी गर्त कहते हैं। इस कम दबाव क्षेत्र को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पार कर इस ओर बढ़ती हैं। इसी कारण जून सितंबर के माह में होने वाली वर्षा को दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा कहते हैं। भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। लेह भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। पंजाब में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का उद्गम स्थल समुद्र में होता है। जब ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं तो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती हैं और पूरे भारतीय उपप्रायद्वीप में वर्षा करती हैं। ठीक है। फिर आ जाता है मानसून की शाखाएं। भारतीय उपमहाद्वीप की स्थलाकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी जैसी 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। अरब सागर शाखा, इस शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। अरब सागर की पहली शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है। इसकी दूसरी शाखा नर्मदा तथा तापी की घाटियों से होकर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में वर्षा करती हैं। तीसरी शाखा उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली के समानांतर जाती हैं। रास्ते में कोई रुकावट न आने के कारण यह पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं करती हैं। यह शाखा देश के पश्चिमी घाटों, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा करती हैं।
अरब सागर की उत्तरी शाखा गुजरात, कच्छ की खाड़ी व राजस्थान में प्रवेश करती है, परंतु यहाँ पर्वतीय अवरोध न होने के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं करती तथा सीधे हिमालय की पर्वतमालाओं से टकराकर जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा 3 गुना अधिक वर्षा करती है। इसका कारण है अरब सागर का बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा 3 गुना होना तथा बंगाल की खाड़ी का एक ही भाग भारत में प्रवेश करता है और दूसरा भाग म्यांमार व थाईलैंड की ओर मुड़ जाता है। बंगाल की खाड़ी शाखा गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ स्थित मानसीराम और गहरापूंजी मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर दिशा में पश्चिम बांग्लादेश व म्यांमार की ओर बढ़ती है। हिमालय पर्वतमाला के समानांतर बढ़ते हुए गंगा के मैदान में वर्षा करती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। यह वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून में होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। भारत में वर्षा का वितरण दक्षिण पश्चिमी मानसून 74%, मानसून पश्चात वर्षा 13%, मानसून पूर्व वर्षा 10%, शीतकालीन वर्षा 3%। फिर आ जाती मिट्टियाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान आईसीएआर ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा। जलोढ़ मिट्टी भारत के क्षेत्रफल के लगभग 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव सर्वाधिक है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जो भारत के मैदान भागों और तटीय भागों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी अति उपजाऊ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, परंतु इस मिट्टी में पोटाशियम, चूने की बहुलता होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। इसमें गेहूं, धान, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद आ जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी किस लिए ज्यादा फेमस है? कपास के लिए। ठीक है। यह मिट्टी मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अपने आप जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी, क्योंकि इसमें नमी की समाप्ति के बाद दरारें पड़ जाती हैं। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इस कारण यह मृदा शुष्क कृषि के अनुकूल होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला होता है क्योंकि इसमें लोहा, चूना, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है तथा जैव पदार्थ भी भरपूर होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि होता है इसमें। फिर आ जाती है हमारी लाल मिट्टी। यह मिट्टी लाल पीले रंग की होती है, थोड़ी सी लाल और पीले रंग की होती है। लोहे के ऑक्साइड के मिले होने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। इस मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी के में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। किसकी? ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, तंबाकू की खेती होती है। लैटराइट मिट्टी, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें लोहा एवं सिलिका की बहुलता होती है। ठीक है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत, मालाबार तटीय प्रदेश, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, छोटा नागपुर एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटाश एवं ह्यूमस की कमी होती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर एवं
गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय और अम्लीय होने के कारण इसमें चाय की खेती होती है, किंतु लोहे की अधिकता के कारण यह अनुवर इनफर्टाइल होती जा रही है। मरुस्थलीय मिट्टी। अरावली श्रेणी के पश्चिम में जलवायु की शुष्कता तथा भीषण ताप के कारण अपक्षयित चट्टानों से यह मिट्टी बनती है। यह बुलाई मिट्टी है जिसमें लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई के कुशल प्रबंधन के कारण श्रीगंगानगर जिले में चावल एवं गन्ने की कृषि प्रारंभ की गई है। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन पैदा किए जाते हैं। पर्वतीय वनीय मिट्टी। यह मिट्टी पर्वतीय ढालों पर या वन्य क्षेत्रों की घाटियों में पाई जाती है। यह अम्लीय मृदा है। कौन सी पर्वतीय मिट्टी जो होती है वो कैसी होती है? अम्लीय मृदा होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, परंतु पोटाश, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। इस मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। भारत में चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की कृषि इस मिट्टी में होती है। यह हिमालय के पर्वतीय भागों, तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि जगहों पर पाई जाती है। फिर आ जाती है हमारी लवणीय और क्षारीय मिट्टी। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को रेह, ऊसर या कलर के नाम से जाना जाता है। इसका विकास शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में हुआ है जहाँ जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव है। इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, परंतु नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। क्या क्या पाया जाता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, परंतु नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। ठीक है। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट, सुंदर वन क्षेत्र आदि में हुआ है। तटीय क्षेत्र में इस मृदा में नारियल के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। पीट या जैविक मिट्टी। पीट या जैविक मिट्टी में कार्बनिक एवं जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। यह काली, भारी एवं काफी अम्लीय होती है। यह मिट्टी भारी वर्षा और ऊंची आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल के एलेपी जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरबन डेल्टा एवं अन्य निचले डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। केरल में इस प्रकार की मृदा में नमक के अंश भी पाए जाते हैं, जैसे कारी कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों की विभिन्नता का कारण विभिन्न जलवायु, मिट्टी या भू आकृति है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होता है। वितरण उत्तर पूर्वी भारत, नीलगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मुख्य वृक्ष रबर, महोगनी, अबुनुस, आयरन वुड, ताड़, बांस, बेंत, सिनकोना, रोजवुड आदि। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति या उष्णार्ध पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से काफी अधिक महत्व रखते हैं। वितरण पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल, हिमालय का तराई क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि। प्रमुख वृक्ष सागवान, साल, चंदन, शहतूत, महुआ, शीशम, आंवला आदि। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति 50 से 100 सेंटीमीटर वाले 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वितरण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा आदि। वृक्ष महुआ, बबूल, पलाश, तेंदू, बेर, बरगद, पीपल आदि। मरुस्थलीय वनस्पति यह 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है जहाँ वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर एवं झाड़ियों के रूप में होती है। वितरण पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश। वृक्ष कौन से होते हैं? खजूर, नागफनी, बबूल आदि। ज्वारीय वनस्पति समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भाग में ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। ये समुद्री तटरेखा को स्थिर करती है और समुद्र द्वारा हो रहे कटाव से तटबंध की रक्षा करती है। वितरण कहाँ पे होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भाग और पूर्वी तथा पश्चिमी तट। वृक्ष कौन कौन से हैं? मैंग्रोव, नारियल, सुंदरी, ताड़, बेंत, बांस आदि ये सब मिलते हैं।
फिर आ जाता है पर्वतीय वनस्पति। ये वन अधिकतर हिमालय के पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, कोणधारी वन और अल्पाइन वन। इनमें ओक, चेस्टनट, मैपल, सिल्वर फर, पाइन, देवदार, एल्डर आदि वृक्ष मिलते हैं। नीलगिरी, अन्नामलई, पालनी पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास कहते हैं। फिर आ जाता है भारत में वन। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग पर वन होने चाहिए। वर्तमान में भारत वन स्थित रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार 24% भाग पर वन है। कितने पे होने चाहिए? 33% पे होने चाहिए, लेकिन है 24.62% पर। भारतीय राज्यों की वन रिपोर्ट 2021। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा जारी 17वीं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन सी? ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन में वृक्ष आवरण 80.91 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर व वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र का स्थान है। फॉरेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा वन आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर में बढ़ा है। इसके बाद क्रमशः तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर का स्थान है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मिजोरम 84.53, अरुणाचल प्रदेश 79.3, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% में है। वर्ष 2021 में जंगलों के कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। फिर आ जाते हैं मैंग्रोव वन। इन्हें पृथ्वी पर आर्द्र भूमियों का संरक्षक माना जाता है। ये विश्व के उष्णकटिबंधीय तथा उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल में उगते हैं। इनकी जड़ें मजबूत होती हैं। ये पानी में नहीं सड़ते। अथई तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय तूफानों एवं सुनामी जैसी आपदाओं से रक्षा करते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैनग्रोव वन कवर तटीय वन क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वर्षा 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैनग्रोव वनावरण वाले शीर्ष 5 राज्य यूटी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तो इसको पार्ट को यहीं खत्म करते हैं, बाकी आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे।